हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम बीएमएस सेकंड प्रॉप का एक और नया सब्जेक्ट जो कि है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें रस शास्त्र का पहला चैप्टर जो कि है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक औषधि निर्माण, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर से आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर रहने वाला है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रस शास्त्र के नॉर्मल इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रस शास्त्र की परिभाषा देखेंगे कि व्हाट इज रस शास्त्र, रस शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रस शास्त्र में आपको ये जो रस शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसकी निरुक्ति को देखेंगे कि आखिरकार ये रस क्या होता है। ठीक, उसके बाद चूंकि रस शास्त्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, रस शास्त्र का पूरा कॉन्सेप्ट रसेश्वर दर्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो रसेश्वर दर्शन क्या होता है इसको भी हम ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम ये जो रस शास्त्र है इसका प्रयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर रहने वाला है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है। भले बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद रस शास्त्र का बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स को रीडिंग मार लेना है, तो आपका रस शास्त्र का बेस एक प्रकार से तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन और पैथिस have been evolved globally with respect to time for achieving health, which is a prime requirement of human being from the past time। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि फ्रॉम द पास्ट टाइम, फ्रॉम द पास्ट टाइम यानी कि लगभग लगभग 3000 वर्ष पहले से ही क्या हुआ है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव बीन इवॉल्व्ड। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है वो क्या है, आयुर्वेदा है। क्या है, आयुर्वेदा है। ठीक है, उसके बाद टीसीएम यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है ना। उसके बाद फिर किसका उद्गम हुआ, तो एलोपैथी का उद्गम हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर होम्योपैथी का उद्गम हुआ है ना। उसके बाद यूनानी, ठीक है, उसके बाद सिद्धा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम द पास्ट टाइम टू मेंटेन हेल्थ ऑफ पीपल डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव बीन इवॉल्व्ड। जैसे कि आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इस प्रकार से अलग अलग पैथिस का, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्या हुआ, उद्गम हुआ। ठीक है, भले ही ये अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, लेकिन इन सबके दो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या बोला यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल ऑफ देम हैव बेसिक टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो भले ये अलग अलग पैथिस है, चाहे आप आयुर्वेदा की बात कर लो, यूनानी की बात कर लो, होम्योपैथी की बात कर लो, सिद्धा की बात कर लो। ठीक है, भले ये अलग अलग पैथिस है, लेकिन इन सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के क्या है, तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जिसमें पहला क्या है, रिमूवल ऑफ डिसीज, यानी कि अगर मान लो किसी को किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है तो उस व्यक्ति को क्या करना, रोग से मुक्त करना। और दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, तो भले ही ये अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जितने भी मेडिसिन है ऑल ऑफ देम हैव बेसिक टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहला क्या है, रिमूवल ऑफ डिसीज यानी कि रोग से मुक्त करना, और दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को बनाए रखना। दिस वॉज नॉट पॉसिबल विथ ऑर्डिनरी हेल्थ एंड मेडिकल सिस्टम। thus क्या हुआ, नेसेसिटी ऑफ अ बेटर सिस्टम वॉज फुलफिल्ड बाय द एडवेंट ऑफ मर्करियल सिस्टम और रस शास्त्र। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी मेडिकल सिस्टम के द्वारा ये जो दो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये फुलफिल नहीं होंगे। इसलिए क्या हुआ, देयर इज अ नीड ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन
एंड दैट अनदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज नोन एज मर्करियल सिस्टम और रस शास्त्र, है ना। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखा, तो ठीक उसी प्रकार से मर्करियल सिस्टम भी एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट मेडिकल सिस्टम है, ठीक है। आगे यहाँ पे आगे पॉइंट में यहाँ पे मर्करियल सिस्टम के बारे में कुछ बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला, दिस मर्करियल सिस्टम हैज इट्स रूट्स विथ लॉर्ड शिवा एंड हिज लाइनेज, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो पारद तंत्र है, मर्करियल सिस्टम को पारद तंत्र भी कहा गया है, ठीक है। तो ये जो मर्करियल सिस्टम है या पारद तंत्र है, ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि इस पारद तंत्र की शुरुआत किससे हुई है, इस पारद तंत्र की शुरुआत भगवान शिव से हुई है। किससे हुई है, भगवान शिव से हुई है। इसीलिए ये जो मेडिकल सिस्टम है ना, इसका ओरिजिनेटर किसे कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है। लॉर्ड शिव इज ओरिजिनेटर ऑफ रसशास्त्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि हु इज ओरिजिनेटर ऑफ रसशास्त्र। 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक रहेगा लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो आपको किस पर क्लिक करना है, लॉर्ड शिवा पर टिक लगाना है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, भगवान शिव से ही क्या हुई है, मर्क्यूरियल सिस्टम की शुरुआत हुई है। इसीलिए लॉर्ड शिवा क्या है, ओरिजिनेटर ऑफ रस थ्योरी, है ना। एंड द ट्रेडिशन इज शिव संप्रदाय। और ये जो मर्क्यूरियल सिस्टम है, इसे क्या बोला गया है, इसे शिव संप्रदाय भी कहा गया है। क्यों बोला, क्योंकि भगवान शिव से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है, इसीलिए इसे शिव संप्रदाय भी कहा गया है। आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, इट शोज डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स दिस सिस्टम ड्यू टू इट्स मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज फाइनल लिबरेशन। और ये जो शिव संप्रदाय है ना, और ये जो शिव संप्रदाय है ना, ये जो शिव संप्रदाय है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। और आगे यहाँ पे ये बोला गया है, कि अगर किसी भी रोग का उपचार, है ना, अगर किसी भी रोग का उपचार किससे किया जाता है, मर्करियल सिस्टम से किया जाता है ना। अगर किसी भी रोग का उपचार मर्करियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से किया जाता है, तो उसे क्या माना गया है, उसे दिव्य माना गया है ना, दिव्य या पवित्र माना गया है। देखिए आप यहाँ पे, ये जो मैंने समझाया, ये अगली लाइन में बताया है। क्या बोला यहाँ पे, देखिए, ट्रीटमेंट विथ मर्करियल हैज बीन कंसिडर्ड एज डिवाइन थेरेपी। यानी कि अगर मान लो किसी भी रोग का उपचार इस सिस्टम से किया जाता है, मर्करियल सिस्टम से किया जाता है, जिसे क्या माना है, डिवाइन, यानी कि दिव्य माना है। क्या माना है, दिव्य या पवित्र माना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, एवरीबडी हैज डाउटलेसली एग्रीड अपॉन द फास्ट, जेंटल एंड परमानेंट क्योरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस ड्रग या ऑफ दिस मेडिसिन सिस्टम, ठीक है। तो बाकी सब लोगों ने भी क्या किया है, बिना किसी संदेह से ये माना है, ये माना है कि मर्करियल सिस्टम के द्वारा किसी भी रोग का इलाज क्या होता है, जल्दी होता है, और इसमें इतनी क्षमता है कि ये किसी भी रोग को परमानेंट क्योर कर दे, ठीक है। इस प्रकार से बाकी सब लोगों ने भी क्या करा है, निसंदेह इस पर विश्वास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज आपको याद रखना है। पहला कि हु इज ओरिजिनेटर ऑफ रस थ्योरी, आपको याद रखना है लॉर्ड शिवा, है ना। और किसी भी रोग का अगर मर्करियल सिस्टम से उपचार किया जाता है, तो उसे क्या माना है, डिवाइन माना है, यानी कि दिव्य या पवित्र माना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। चलिए फिर आगे रस शास्त्र की परिभाषा बताइए, ठीक है। तो रस शास्त्र की परिभाषा बताने से पहले मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि मेरे को डाउट है कि मैंने शायद कैमरा ऑन नहीं किया। ठीक है, चल रहा है, ठीक, वरना मैं बोलता रह जाऊंगा और कुछ छूट भी नहीं होगा, फिर डबल मेहनत लगेगी, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते क्या, यहाँ पे देखते हैं रस शास्त्र की परिभाषा, है ना। तो देखिए रस शास्त्र क्या होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, जिस शास्त्र में रस, है ना, रस, देखो अब आपने केमिस्ट्री में मरकरी पढ़ा था, जिसका सिंबल होता था Hg, इसी को क्या बोला गया है, पारद भी बोला गया, ठीक है। तो जो मरकरी या पारद है, यही क्या है, रस शास्त्र का रस है, ठीक है। यानी कि इस मरकरी को ही रस शास्त्र में क्या कहा गया है, रस कहा गया, ठीक है। चलिए तो क्या बोला, जिस शास्त्र में क्या किया गया है, रस, है ना, या रस से संबंध रखने वाले विभिन्न प्रकार के द्रव्य
जैसे कि बात करते हैं महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न तथा विष द्रव्य एवं इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के उपक्रम जैसे शोधन, संस्कार, मारण आदि तथा इन प्रक्रियाओं में सहायक विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे कि बात करते हैं मूषा, पुट आदि के साथ ही रस द्रव्यों के चिकित्सीय एवं रसायन गुण हेतु प्रयोग का वर्णन जिसमें किया गया है उस शास्त्र को क्या कहते हैं? रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस शास्त्र में, है ना, जिस शास्त्र में क्या किया गया है, जिस शास्त्र में रस, है ना, रस, ठीक है, रस से संबंध रखने वाले द्रव्य, रस से संबंध रखने वाले द्रव्य, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं महारस, है ना, जैसे कि बात करते हैं उपरस आदि। ठीक है, आगे चूंकि ये रस जो होता है ये इम्प्योर्ड फॉर्म में होता है, तो इसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए कई सारी क्रियाएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं? शोधन क्रियाएं। ठीक है, तो जिस शास्त्र में इन शोधन क्रियाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, और रस का शोधन करने के लिए, पारद का शोधन करने के लिए कई सारे यंत्रों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जिसमें इन यंत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और फिर लास्ट में जिस शास्त्र में क्या किया गया है, ये जो रस द्रव्य है, हाँ, रस द्रव्य है, तो इनके रासायनिक गुणों का या चिकित्सीय गुणों का जिस शास्त्र में वर्णन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? जिस शास्त्र में रस से संबंध रखने वाले द्रव्य, है ना, शोधन क्रियाओं का और शोधन क्रियाओं में यूज होने वाले यंत्रों का और जितने भी रस द्रव्य है तो इनके चिकित्सीय गुणों का और रासायनिक गुणों का जिस शास्त्र में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे रस शब्द की निरुक्ति, है ना, तो रस शास्त्र में ये जो रस शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे श्लोक दिया, देखिए यहाँ पे क्या बोला? रसनात् सर्वधातु नाम रस इति अभिध्यते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो पारद है ना, ये जो पारद है इसमें क्या होती है? इट हैज टेंडेंसी, ये जो पारद है इसकी क्या है? इट हैज टेंडेंसी, इट हैज टेंडेंसी टू लिक्विफाई, है ना, इट हैज टेंडेंसी टू लिक्विफाई एंड ईट अदर धातुस। ठीक है, तो चूंकि ये जो पारद है इसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि ये क्या करता है? ये क्या करता है? स्वर्ण आदि धातुओं का मतलब स्वर्ण आदि धातुओं का भक्षण कर लेता है, इसीलिए पारद को रस की संज्ञा दी गई है ना, क्योंकि ये पारद क्या करता है? स्वर्ण आदि जितनी भी धातुएं हैं उन सभी का भक्षण कर लेता है, तो उन सभी का भक्षण करने के कारण इसे क्या कहा गया है? रस कहा गया है। देखिए क्या बोला? रसनात् सर्वधातु नाम, क्योंकि ये जो पारद है ये क्या करता है? सभी धातुओं का भक्षण कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? रस कहा गया है। देखिए पारद को स्वर्ण आदि धातुओं का भक्षण करने के कारण क्या कहा गया है? रस कहा गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला? आगे यहाँ पे इस रस के सेवन के फायदे बताए, है ना, रस के सेवन के फायदे बताए। ठीक है, तो पारद के सेवन से क्या होता है? पारद के सेवन से क्या होता है? तो पारद के सेवन से जरा रोग मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमता। तो इस पारद के सेवन से क्या होता है? जरा यानी कि वृद्ध अवस्था। ठीक है, इससे क्या होता है? एक तो वृद्ध अवस्था, दूसरा रोग या किसी प्रकार की कोई पीड़ा, ठीक है, या मृत्यु, तो इन तीनों का नाश हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? पारद के सेवन से वृद्ध अवस्था यानी कि जल्दी बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा आता ही नहीं है ना, किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की कोई पीड़ा या मृत्यु यानी कि व्यक्ति क्या हो जाता है? अजर अमर हो जाता है। किसके सेवन से? पारद के सेवन से। ठीक है, तो चूंकि इन तीनों के कारण, ये तीन कार्य होने के कारण ये जो पारद है इसे रस की संज्ञा दी गई है। तब देखिए यहाँ पे इस पारद का सेवन करने से रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु इन तीनों का नाश हो जाता है, इसीलिए पारद को क्या कहा गया है? रस कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या बोला? मम देह रसो यस्माद् रस स्तनायम उच्यते। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला?
शिव के शरीर का वीर्य होने के कारण पारद को क्या कहा गया है, रस कहा गया है, रस की संज्ञा दी गई है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब जब भगवान शिव है ना, जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ है ना, जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कोहैबिटेशन में थे है ना, कोहैबिटेशन में थे, ठीक है। तो उस दौरान है ना, उस दौरान भगवान है ना, भगवान उस दौरान भगवान भगवान शिव के वीर्य है ना, उस दौरान भगवान शिव के वीर्य की बूंदे जितनी भी कहाँ पर गिर रही थी, पृथ्वी पर गिर रही थी, तो वे सभी किसमें कन्वर्ट हो गई, पारद में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, पारद में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, शिव के शरीर का वीर्य होने कारण है ना, तो क्या हुआ था, जब शिव माता पार्वती के साथ कोहैबिटेशन में थे, तो उस दौरान भगवान शिव के शरीर से जो वीर्य की बूंदें निकल रही थी, तो वो बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर आती थी तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, पारद में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए ये जो रस है इसे क्या कहा गया है, इसे शिव वीर्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे शिव वीर्य भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसे शिव तेज भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसे शिव रेतस भी कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, रस के पर्याय है, ठीक। चलिए